चलिए इधर बेटा ध्यान दो। डीपीपी थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे अपन। डीपीपी थोड़ा देर से डिस्कस करेंगे जब तक कि थोड़े से जो बचा खुचा पार्ट है सर्कुलर मोशन का वो कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। कल हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एग्जाम्पल ले रहे थे। अभी हम लोग क्या लेंगे बेटा, सुन लो इधर। यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो पिछली बार जो मोशन था वो कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म था। अब क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने वाला है। और अब हम उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स या एक्सप्रेशंस लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला एग्जाम्पल, a glass filled with water is whirled in a vertical circle of radius capital R. What can be minimum speed at the top of the path if water does not fall out from the glass? फिर आगे लिखेंगे हम, if the glass moves with this speed find the अमजद रुको अभी, contact force, find the contact force the glass exerts on water at lowest point of the path, at lowest point of the path. इसमें डाल दें, पता नहीं उनको। हाँ ये ले लो। चलो देखो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है और उसे वर्टिकल सर्कुलर में घुमाया जा रहा है। उस सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है। तो कम से कम कितनी स्पीड से उसको घुमाना पड़ेगा, है ना, ताकि पानी ग्लास में से ना गिरे। कम से कम उसे कितनी स्पीड से घुमाना पड़ेगा, यानी ऊपर कितना स्पीड रहेगा ताकि पानी ग्लास से ना गिरे। फिर उसने कहा कि अगर ग्लास उसी स्पीड से, जितनी स्पीड ऊपर थी, जितनी स्पीड ऊपर थी उसी स्पीड से अगर नीचे जा रहा है तो पता लगाओ
कि कॉन्टैक्ट फोर्स द ग्लास एक्सर्ट्स ऑन द वाटर, कौन सा फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो बोले ग्लास जो वाटर पे नॉर्मल रिएक्शन देगा लोएस्ट पॉइंट पे वो कितना होगा पता लगाओ, है ना। अब ये कैसे पता लगाएंगे, तो बहुत आसान है, इसके लिए सिर्फ डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए भैया। जब टॉप पे होगा तो फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, जब बॉटम पे होगा तो फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ इसका नॉलेज होगा तो काफी होगा। तो चलिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमने ये एक सर्कल इमेजिन किया और ये है आपका ग्लास जो कि ऊपर की पोजीशन पे है, और हम मान लो ये ग्लास आधा भरा हुआ है पानी से इस तरह से, और बाद में थोड़ी देर के बाद वो ग्लास नीचे भी आएगा, ठीक है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से गोल घूम रहा है ना, इट इज रिवॉल्विंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो जितना ज्यादा तेजी से घुमा तो उतना अच्छा है, उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे पानी को बचा के रखने के, है ना, उतने कम चांसेस होंगे पानी के नीचे गिरने के। स्पीड तो जितना ज्यादा हुई उतना अच्छा, है ना, वो तो इन्फिनिटी तक पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं। आप घुमा रहे हाथ से जब 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 जब, मान लो मोटर लगा दी तुमने, अपने हाथ को गड़ 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 तेजी से घुमा रहे, पानी तो नहीं गिरने वाला, मगर कम से कम क्या हो सकती है उसकी लिमिट है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक पहुंचो आपकी स्पीड को, मगर लिमिट कहाँ की है, मिनिमम की। हमको मिनिमम स्पीड निकालना है। देखो मिनिमम स्पीड क्या होगी, बोले आप ऐसा घुमा रहे हाथ को अद्धर घुमा रहे, बस पानी गिरते गिरते बचा, बोले ऐसे एकदम हल्का हो गया था पानी, बोले बस गिरते गिरते बचा, बोले वो स्पीड हमको जानना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, जब इस तरह से ये रिवॉल्व कर रहा है तो मैं कहूँगा कि ये जो पानी है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, एट टॉप पोजीशन या एट हाईएस्ट पोजीशन। तो जब मैं हाईएस्ट पोजीशन की बात करूंगा तो देखो भैया पानी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक उसका वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन, अब वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा क्योंकि सरफेस ऐसा है ना, वेरी गुड। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि वो भी नीचे आएगा। फिर मैं बोलूंगा टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो गया, फिर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg। सही है ना, बोले हाँ यार टोटल फोर्स तो यार दोनों का दोनों फोर्स दही है, सेंटर की तरफ दोनों है, और टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। दानियाल क्या चल रहा, अब हम जो बात कर रहे हैं हम मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, मिनिमम स्पीड से। तो मैं कहूंगा व्हेन v इक्वल्स टू v मिनिमम, यानी आपकी स्पीड मिनिमम लेवल पे होगी, उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, कोई बताएगा, मिनिमम यानी कि कितना, 0 है कि नहीं, क्योंकि अद्धर रहेगा ना पानी एकदम, बस गिरना थोड़ा तो एक मिनट एक थोड़ा सा तो कम कर दिखाओ, बोले इस पे पानी नीचे गिरता, तो बेटा यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर mv मिनिमम का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू जस्ट mg। जैसी मैंने v की जगह v मिनिमम डाला, नॉर्मल रिएक्शन मैंने 0 बोल दिया, फिर m और m क्या हो गया, कैंसिल। तो v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, देयरफॉर v मिनिमम अंडर रूट ऑफ rg, है ना। तो ये हमारे पास आ गया मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। समझ में आया ना बेटा। और हमारा ग्लास इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है हर एक पोजीशन पे, याद रखें ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, तो इसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है हर एक पोजीशन पे। अब उसने बोला मुझे कि भाई बताना कि जब ग्लास नीचे पहुंचा होगा तो उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। अगेन कुछ खास नहीं यार, अपने को पानी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का डायरेक्शन बनाना है। तो मैं कहूँगा देखो भाई ये पानी का जो वेट है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा पानी का लोएस्ट पोजीशन पे वो ऊपर की तरफ रहेगा। फिर मैं कहूँगा एट लोवेस्ट पोजीशन, सबसे नीचे वाली पोजीशन पे टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर कितना है, mvl स्क्वायर अपॉन r nl माइनस mg। सही है ना बेटा, कुछ गलत लिखा क्या, नहीं ना, सही है ना।
अब ठीक है, मगर मैं जानता हूं कि भैया बट किंतु परंतु यहां गेम ऐसा है कि जो VL है असल में V मिनिमम के बराबर है। बोले ऐसे कैसे V मिनिमम के बराबर है? देखो यहां पर एक क्वेश्चन में लिखा है इफ द ग्लास मूव्स विद दिस स्पीड, मतलब वही स्पीड से जा रहा आगे ग्लास है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, तो मतलब जो स्पीड ऊपर थी वही स्पीड नीचे रहेगी। मतलब कितना होगा भैया? √ RG। हाँ या ना बोलो, सही है ना। अब एक काम करो ना भैया, हमारे पास VL की वैल्यू आ गई है, √ RG डाल दो वैल्यूज को यहाँ पे, तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर M, अब क्योंकि VL का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? RG अपॉन R NL माइनस MG। R क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल, फिर बचेगा क्या? MG इज इक्वल्स टू NL माइनस MG। फिर द नॉर्मल रिएक्शन एट लोवेस्ट पॉइंट क्या हुआ बेटा? फिर 2mg। हाँ या ना, है कि नहीं? तो देखो ये आ गया हमारा प्रॉब्लम। आया समझ में प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका? चलो लिखो, नहीं समझाओ तो पूछ लो। फरजान समझा? अगला वाला कर लोगे? इसी टाइप में है। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया क्या कि बाकी है? MR क्वेश्चन हो गया? 1 मिनट दे रहा तेरे को, लिख जल्दी फटाफट। जल्दी करो। हुआ? An aircraft loops the loop of radius r equals to 3000 meters। 3 किलोमीटर का रेडियस with a constant speed v equals to 200 meter per second। First up, find wait
the normal reaction offered by the seat on the pilot at upper, middle and lower point, upper, middle and lower point. If mass of pilot is 60 kilograms, if mass of pilot is 60 kilograms. तो अब क्या बोल रहा है वो, एयरक्राफ्ट लूप्स द लूप मतलब ऐसा जा रहा है, लूप परफॉर्म कर रहा है ना, ऐसा गोल गोल घूम रहा है और उसका रेडियस कितना आ रहा है 3000 मीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट है 200, मिनिमम लेवल कुछ भी नहीं है, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड. आपसे पूछा गया है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सीट ऑन द पायलट, offered by the seat on the pilot at upper, middle and lower point if mass of the pilot is 60 kg. पायलट का मास कितना बोला गया है 60 किलोग्राम. सेम सिचुएशंस इसी तरह से करना है. पायलट को आप ऊपर इमेजिन करो, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस, दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन. उसका डायरेक्शन देखो, सेंटर के हिसाब से डायरेक्शन कैसा आ रहा वो देखो. पायलट जब नीचे होगा तब देखो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, फिर उसका डायरेक्शन देखो कि कैसा होगा, फिर उसके बाद जब मिड पोजीशन पे आएगा उसके हिसाब से देखो, है ना. चलो ट्राई करो. ये हो गया कंप्लीट सभी का हो गया. ये बहस चालू है कि 8:30 बजे बोले थे. तो जब हमारा एयरक्राफ्ट इस तरह से उल्टी डायरेक्शन में होगा, है ना, पायलट कुछ यहाँ सीट पे बैठा हुआ होगा, चलाते हुए प्लेन को, और जब वो नीचे की पोजीशन पे होगा एयरक्राफ्ट, तो पायलट कुछ ऐसा बैठा हुआ होगा. उल्टा हो गया ये कैसे हो सकता, इधर से बोले उल्टा हो गया क्या बोले. तो भैया कुछ इस तरह से इधर होगा, फिर हमारा जब प्लेन इस तरह होगा, इस तरफ होगा मिड पोजीशन पे,
पायलट इस तरफ होगा, ऐसा बैठा हुआ है ना। अब थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं? तो ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है। अब कोई बोल रहा होगा सर वो प्लेन ऊपर प्लेन लग रहा था, नीचे आते हुए बोर्ड बन गई, है ना, कुछ अलग ही बन गया बोले, वो जूता भी दिख रहा बोले। खैर इमेजिन कर लो, आप समझ जाओ, इमेजिनेशन में अच्छे हैं आप लोग। ओके, और इस लूप का जो रेडियस पाया गया, इस लूप का जो रेडियस पाया गया वो कितना था? 3000 मीटर। 3000 मीटर्स, लूप का रेडियस 3000 मीटर्स पाया गया। तो आपसे पूछा गया है कि भाई पता लगाओ नॉर्मल रिएक्शन हर एक पोजीशन पे। ओके, सबसे पहले हाईएस्ट पोजीशन, निकालेगा किसी ने हाईएस्ट पोजीशन पे? कितना? नो बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे, एक मिनट, मुझे इसका हाईएस्ट पॉइंट पे कितना बताया? 200, करेक्ट आंसर। हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 200, वो बिल्कुल बाल्टी के जैसा आया होगा ना डायरेक्शन। देखो ना, अब देखो वेट पायलट का किधर आएगा? नीचे की तरफ, और सीट जो उसको नॉर्मल रिएक्शन देगी वो भी नीचे की तरफ ही आएगी, है कि? हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा वो किधर, कितना रहेगा? दोनों भी नीचे की तरफ रहेंगे। तो मैं तो बोलूँगा टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर mv²/r इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस वेट mg। अब देखो मास कितना बताया गया आपको? 60 किलोग्राम्स। स्पीड कितनी है? 200 का स्क्वायर अपॉन रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? 3000 meters. Normal reaction NH plus mass again 60 kilograms multiply by 10। अब देखो यहाँ पर 4 जीरो आएंगे, 200 का जब स्क्वायर करूँगा तो 40,000 हो जाएगा, 40,000। तो जब इसमें से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? 60 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 3। तो भैया ये NH इज इक्वल्स टू NH प्लस क्या हो जाएगा फिर? ये 600। अच्छा, 3 1 जा 3 20 जा, तो ये हो जा रहा फिर कितना? 800, और ये हो जा रहा प्लस 600। तो फिर मैं लिखूंगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो रहा फिर, है ना, 800 माइनस 600। देखो नॉर्मल रिएक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जा रहा? 200 न्यूटन्स, है ना। ये हाईएस्ट पोजीशन के लिए। मिड पोजीशन, एक मिनट बेटा, 8 मिड पोजीशन आपने कितना बताया? 800। मिड पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली आपका 800 आएगा। वेरी गुड। क्या हो गया? कौन से सर ने? 8:30 बजे का बोले? तुम सबको क्या बोले टाइम सर ने? हाँ, आते हम जरा देख रहे, विचार करेंगे। तो बोले टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। देखो वेट तो नीचे की तरफ है, वेट आ रहा नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन एट द मिड पोजीशन कितना आ रहा? नॉर्मल रिएक्शन एट द मिड पोजीशन का आ रहा सेंटर की तरफ आ रहा। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन को अपोज करने वाला या सपोर्ट करने वाला कोई फोर्स है क्या? नॉर्मल, जैसे ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा था, वेट mg उसी डायरेक्शन में था, मगर इस जगह देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है, वेट mg नीचे की तरफ है। तो भैया सपोर्ट करने वाला ना ही कोई फोर्स है, अपोज करने वाला भी कोई फोर्स नहीं है, परपेंडिकुलर फोर्स का कोई रोल नहीं होता। तो मैं कहूंगा यहां पर टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर जो रहेगा
वो mv² ही रहेगा इकलौता। फिर कहेंगे आप m कितना है, तो बोले 60 किलोग्राम्स। वेलोसिटी कितना है, वही फिर 40,000। रेडियस कितना है, 3,000 ना। तो नॉर्मल रिएक्शन एट द मिड पोजीशन 1 2 3 1 2 3 3 1 जा 3 20 जा, या नॉर्मल रिएक्शन एट द मिड पोजीशन कितना हो जाएगा बेटा, 800 न्यूटन्स। लोएस्ट पे 1200, नो बेटा थोड़े से रह गया 1400। हाँ देखते हैं, वो गलत होता कभी कभार। एट लोवेस्ट पोजीशन, अब बात करते हैं लोवेस्ट पोजीशन की। चलो देखो, इमेजिन करो लोवेस्ट पोजीशन में पहुंचे आप, वेट mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। दानियार इधर ध्यान दे बेटा, बहुत बातों में बिजी है तो, है ना। और बायो का रख दे उठा के, मैं फाड़ के फेंक दूंगा। तो बेटा नॉर्मल टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर mv² अपॉन r इज इक्वल टू nl माइनस mg। चलो ठीक है, फिर से लगाओ, 60 मल्टीप्लाई बाय 40,000। अच्छा ये कितना आ रहा है, 800 आ रहा ना mv² अपॉन r की वैल्यू। चलो ठीक है, 800 nl माइनस mg, m कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय 10, तो फिर वो हो जा रहा 800 प्लस 600, तो ये कितना हो रहा फिर 1400 न्यूटन्स, है ना। लिखो आप लोग,
देख लो कौन है और उनको लगा दो कॉल घर पे। सोहन, कहाँ सोहन, कहाँ दिख गया? अरे सोहान, दिमाग में क्या बोल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। A particle of mass small m attached to a string of length capital L and given velocity under root of 10 GL in the horizontal direction at the lowest point. Find the tension in the string at number 1 lowest position, number 2 highest position, number 3 when the string makes an angle 60 degree with the vertical. When the string makes an angle 60 degree with the vertical. तो देखो बेटा ये फॉर्मूले हमको फॉर्मूले बोल रहा हूँ, 3 वैल्यूज हमको निकालना है। टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, और साथ ही साथ जब आपका स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तब। अब इस बार नॉर्मल रिएक्शन ही टेंशन है। टेंशन का तो फॉर्मूला हम लोग ने एक बार ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। T इक्वल्स टू क्या है वो फॉर्मूला? हाँ, वो नहीं लगाना डायरेक्ट। आप बोल रहे होंगे सर 6 mg हाईएस्ट पॉइंट पे 0, 3 mg। नहीं बेटा, वो टेंशन तब है जब पार्टिकल मिनिमम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। यहाँ बोला क्या कहीं पे भी कि आप मिनिमम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे? नहीं, यहाँ तो उसने स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ है वेलोसिटी की। हो सकता है ये वैल्यू मिनिमम हो सकता है मिनिमम से ज़्यादा भी हो। तो आप स्पेसिफिकली बोल ही नहीं सकते कि ये भैया मिनिमम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा तो ऊपर 0, नीचे 6 mg, बीच में भी 3 mg। ऐसा नहीं, वो तब लगा सकते हैं आप जब कह रहा है कि भैया वो पार्टिकल मिनिमम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है इस तरह से कि बस वो किसी तरह एक लूप कंप्लीट कर पाता है, तब वो आप बोलेंगे। समझ में आई ना बात? यहाँ कभी भी ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है। अब बोलो यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले तो उसका बताओ मुझे। नहीं ठीक है, तुम मुझे बताओ जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? mvp² अपॉन r प्लस mg cos थीटा, वो था ना, वो फॉर्मूला लगाओ, करो कैलकुलेट करके तो मुझको वैल्यूज दो। मुझको बताओ, सबसे पहले बताओ लोवेस्ट पोजीशन पे, या नहीं पहले कौन सा है? लोवेस्ट है ना, तो लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या होगा? चलो बताओ मुझको।
बिलीव इन योर सेल्फ। लोवेस्ट पोजीशन पे क्या होगा पहले, है ना, और वो लोवेस्ट पोजीशन के बाद आगे मत बढ़ना। मेरे को चांसेस है कि आप गलत करेंगे इसके। अभी जो किए प्रॉब्लम को सोचकर आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। नहीं 11 mg। देखो बोले कैसे, अरे भैया बहुत आसान है। हमारे पास जो फॉर्मूला है लोवेस्ट पोजीशन के लिए, तो सबसे पहला जो हमारा है, हमें लोवेस्ट पोजीशन पे निकालना है। तो लोवेस्ट पोजीशन पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। यूजिंग क्या फॉर्मूला है, T इक्वल्स टू mvp² प्लस mg cos थीटा, है ना। ये किसी भी पॉइंट के लिए, लोवेस्ट पॉइंट के लिए क्या आएगा भाई, TL इज इक्वल्स टू mvl², है ना, प्लस mg cos थीटा। cos थीटा बोले तो क्या हो जाएगा, cos 0। अरे भाई धागा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएंगे, नीचे 0 डिग्री बनाता है ना। एंगल अपन कहाँ से गिनते हैं, नीचे से। तो अगर वहीं नीचे है तो फिर भैया एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। अच्छा ठीक है, फिर मैं कहूँगा TL इक्वल्स टू m VL² कितना है, बोले √2gl। बोले स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा, तो बोले 2gl। रेडियस कितने का है, बोले L का है, ठीक है, प्लस mg। ये LL क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो फिर ये कितना हुआ, ये 10 mg और ये mg कितना हो जाएगा, 11 mg। ओके, तो ये मेरे पास टेंशन है आ गया एट लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पे कितना बताया आपने, 9। मैं मालूम, आप बोला ना कि आगे नहीं बढ़ना, आप मेरे मालूम है क्या गलती करोगे। आपने अगली गलती क्या की है मैं बताता हूँ। अब आप ऊपर गए, आपने थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लिए, v की वैल्यू √10gl डाले, वैसे सॉल्व किए ना। गड़बड़ ये हुई कि आपने ये समझ के चले कि ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। यहां कहां लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में कि ये सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, बताओ जरा। क्वेश्चन पूरा पढ़ो और मुझे बताओ कि कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है क्या कि ये सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ नजर आया क्या, नहीं। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब झंझट बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, बोले अब इसको निकालना पड़ेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे पोजीशन क्या, वेलोसिटी क्या होगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं। किसी एक बात मेरा एक याद रखो स्टेटमेंट, किसी एक जगह की या किसी एक पोजीशन की स्पीड आपको दी गई हो, किसी एक पोजीशन की आपको स्पीड दे गई हो और दूसरे किसी पोजीशन की स्पीड आपसे पूछी गई हो, दूसरे किसी पोजीशन की स्पीड आपसे पूछी गई हो, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कैसे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वो स्पीड निकाल सकते हो, है ना। तो मुझे लोवेस्ट पोजीशन की स्पीड दी गई है और अभी पूछा तो टेंशन है, मगर उसके लिए जरूरत पड़ रही है हमको स्पीड की। हमें हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन पूछा गया है, मगर उसके लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है काहे की, स्पीड की। तो भैया मुझे वो स्पीड निकालना है। अब वो स्पीड निकालेंगे हम कैसे, तो देखो अब
सेकेंड एट हाईएस्ट पोजीशन। सबसे पहले तो लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट करते हैं। तो भैया काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। फिर मैं आऊँगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट क्या आएगा, तो आप कहेंगे हाफ ऑफ एम वी एल का स्क्वायर। ठीक है, बोले मान लिया कि बोले नीचे जो है काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हाफ ऑफ एम वी एल का स्क्वायर। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, तो बोले वो तो जीरो आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोवेस्ट पोजीशन पे हैं, हाइट जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा, हाफ ऑफ एम वी एच का स्क्वायर। अच्छा ठीक है बोले। और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा, तो बोले एम जी एच होता है, तो बोले एम जी इंटू ट्वाइस ऑफ एल, क्योंकि हाइट बोले कितनी डबल द रेडियस हो जाएगी और रेडियस को आप एल बोल रहे हैं। फिर बोले आगे क्या, एम तो हो गया कैंसल, बचा क्या वी एल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ट्वाइस एम जी एल। बोले ठीक है भाई, पता चल गया अभी। अब क्या करना है, तो बोले सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोले कर देंगे, और वी एल की वैल्यू भी डाल दो, तो बोले वो क्या हो जाएगा 10 जी एल इज इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर प्लस 4 एम जी एल। बात समझे क्या हुआ यहाँ पर, बात समझे कि नहीं क्या हुआ यहाँ पे, है ना। आपने वी एल की वैल्यू डाले जो कि अंडर रूट ऑफ 10 जी एल था, तो स्क्वायर रूट हट गया, साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो ये 2 कैंसिल हो गए और ये 2 क्या बन गया 4। फिर अब देखो कुछ तो मिसिंग है, हाँ ये एम कैंसिल हो गया था, अच्छा अभी हो गया था हाँ, सिर्फ जी एल। अब ऐसा है कि वी एच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, फिर वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 10 जी एल माइनस 4 जी एल, यानी कि 6 जी एल। ये क्या है बेटा, वी एच का स्क्वायर आ गया, आया समझ में, ये वी एच स्क्वायर आ गया 6 जी एल। चलो अब ऐसा है कि वी एच स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, हमें वही चाहिए फॉर्मूले में, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। फ्रॉम 1 टी एच इज इक्वल्स टू एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस ऑफ, अब हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होता है एंगल 180 डिग्री, आर के जगह मैं चलो एल लगा देता हूं। तो देखो भैया वी एच स्क्वायर क्या है, तो बोले वो 6 जी एल है अपॉन एल प्लस एम जी कॉस 180 कितना होता है -1, तो बोले -1। अब देखो ये एल और ये एल क्या हो गया कैंसिल, फिर क्या बचा 6 एम जी माइनस एम जी, देखो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो गया 5 एम जी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आंसर 5 एम जी। आया क्या समझ में। फिर मिड पोजीशन का कैलकुलेट करके बताओगे क्या, सेम तरीके से करना है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लोवेस्ट एंड मिड पोजीशन पे, फिर मिड पोजीशन की स्पीड निकालो, है ना, और फिर उसके बाद टेंशन निकालो। एग्जाम में 3 नहीं पूछेगा, नीट एग्जाम में आपको 3 कोई एक पोजीशन पूछेगा, एट हाईएस्ट पॉइंट पूछ लेगा, एट मिड पॉइंट पूछ लेगा, तो आपको ये तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। दानियाल लास्ट वार्निंग, और तेरे को भी लास्ट वार्निंग। अगली बार फिर मैं निकाल दूंगा बाहर बिज्जत करके। क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका होगा, मैं अब अगला पार्ट देने जा रहा हूं आपको।
बोलिए। टेंजियल क्यों लिखे? क्योंकि यहां देखो VH 11, VH कब निकाले अपन 11? TL है, टेंशन है वो, है ना। VA देखो, ये VL स्क्वायर की वैल्यू डाले, टेंजियल VL स्क्वायर टेंजियल VH स्क्वायर जैसे कि वैसी 2GL, फिर इधर आया ये, समझा। रेडियस को स्मॉल आर की कैपिटल आर, कुछ नहीं बोला ना। चलो आर पकड़ लेते हैं, स्मॉल आर पकड़ लेते हैं। दिया हुआ ये कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर है, सॉरी। किस हाइट पे वो उससे कांटेक्ट छोड़ देगा, हमें वो निकालना है। मान लो उस हाइट को आप कैपिटल H करके देने वाले हैं, और ऊपर से ये जो आपकी हाइट आ रही है, ऊपर से अगर मैं हाइट को गिनूंगा तो उसको स्मॉल h दूंगा मैं नाम, है ना। देखो मान लो ये यहां पर रखा हुआ था, फिसलते हुए आया, मैंने धक्का, बस हल्का सा धक्का दिया उसको, वो फिसलते हुए नीचे आया और फिर बाद में यहाँ से कांटेक्ट छूटा और वो नीचे गिर गया, है ना। तो यहाँ तक ट्रैवल किया उसने, बाद में नीचे गिर गया। तो वो बोल रहा है फिलहाल यहाँ पे कि भैया ये कितनी हाइट से नीचे गिरेगा। अब सवाल ये भी होता है कि हाइट कहाँ से पूछी गई हो, नीचे से पूछी गई हो या ऊपर से, तो अपन दोनों निकालेंगे। ओके, अगर मैं नीचे से कैलकुलेट करूंगा तो मान लो वो हाइट क्या है, कैपिटल H है, और ऊपर से बोले ऊपर पहले यहां था, बोले फिर यहां तक ट्रैवल गया, कितना नीचे गया, तो बोले स्मॉल h डिस्टेंस नीचे गया। अब बोले ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ खास नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, सुन लो मेरी बात, डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, मगर अब आप वो फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, है ना। ग्रेट पॉसिबिलिटीज आपको वो क्वेश्चन मॉड्यूल में भी देखने को मिलेगा, टेस्ट पेपर्स में भी देखने को मिलेगा, आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा वो। और अब मैं 2 से 3 या 4 वैल्यूज निकाल के दूंगा हाइट के, फ्रॉम लोअर पॉइंट हायर पॉइंट, और हेमिस्फीयर के जगह पूरा कंप्लीट स्फीयर। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बोलूंगा, इसके एंगल का भी बताऊंगा। तो ये सारी वैल्यूज एक बार देख लो, अच्छे से डेरिवेशन देख लो, सुकून से समझ में आने के हिसाब से देख लो, फिर अब उसको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, है ना, क्योंकि वो यूनिक क्वेश्चन है, वो चाहेगा। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आता है। कि बदलाव क्या आता, कभी कभार मालूम क्या, हमने बॉल को ये जो ब्लॉक था उसको ऐसे धक्का मारे, यहाँ पर अपन ने जोर से फेंके नहीं थे, अपन ने बस हल्का सा स्लाइड करते हुए जा रहा था। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी इसकी, 0। मगर आप ऐसे जोर से धक्का मारोगे तो इनिशियल स्पीड 0 होगी क्या, नहीं, वहाँ कुछ अलग खेल हो जाएगा फिर, है ना। मगर वो खेल होने के चांसेस जेई में, नीट में नहीं।
चलिए रेडी। सबसे पहले देखो, जब ये ब्लॉक बी पोजीशन पे होगा तो उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को काउंट करते हैं अपन। देखो बेटा सब लोग, इसका जो वेट है वो नीचे आएगा mg, और एंगल थीटा बनाएगा इस लाइन के साथ। बोले थीटा कैसे? अरे बेटा देखो, ये लाइन सीधी और ये पैरेलल आ रही ना, अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये ऐसा आएगा। तो फिर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूं। एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा उसको नीचे गिरा रहा है और mg cos थीटा इधर डायरेक्टेड है। दूसरा रहेगा नॉर्मल रिएक्शन एट द पोजीशन b। एट दिस पोजीशन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये आ गया इस तरह से। चलो ठीक है, देखेंगे आगे क्या होता है। तो एट पोजीशन बी टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। देखो भैया हम क्या देख रहे हैं, जब वो ब्लॉक, गौर से सुने, जब वो ब्लॉक कहां होगा, पोजीशन बी पे होगा, तो कुल मिला के कितना फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगेगा। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोले कुल मिला के कितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो mv²/r इज इक्वल्स टू mvb²/r बोलना चाहिए, इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर n नहीं mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन है ना। सेंटर में इससे ये अपोज कर रहा ना, सेंटर की तरफ कौन है? mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन उसको अपोज कर रहा, तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन एट द पोजीशन बी। मगर एक खास बात, पोजीशन बी पे हुआ क्या है, कांटेक्ट छूट गया है ना, वहां से वो कांटेक्ट छूट गया, वो नीचे गिर गया। अगर कांटेक्ट छूट गया है तो सरफेस के साथ अब वो टच नहीं कर रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0, है ना। सिंस इट लूजेस कांटेक्ट, इस पोजीशन पे वो कांटेक्ट लूज कर रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा कि भैया अब ये आपका आ जाएगा, सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आप ये फॉर्मूले को ऐसा लिखेंगे, mvb²/r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। mvb²/r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, m और m क्या हो जाएगा? कैंसर। तो मैं यहां लिखूंगा सिर्फ vb² इज इक्वल्स टू rg cos थीटा। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी फिलहाल मैं इसको क्या देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। यहां तक समझ में आया क्या? ये घसरते हुए नीचे आ रहा था और फिर हमने कहा कि ठीक है, ये यहां से छूटकर गिर गया नीचे, यहां से कांटेक्ट में हट गया। अगर ये कांटेक्ट में से हट गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट तो टूट गया यहां पर ही, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। और हम कहेंगे ठीक है, फिर बचा कुचा माल क्या है, तो बोले vb² इज इक्वल टू rg cos थीटा है, सॉल्व करने के बाद। अच्छा ठीक है, अब क्या करने वाले हैं आगे, हम अप्लाई करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पोजीशन की और इस पोजीशन की। तो मैं लिखूंगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। जितनी एनर्जी ए पर है उतनी ही एनर्जी बी पर है, कहीं लॉस नहीं हुई। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। हाँ या ना? ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या आएगा, तो बोले mgh यानी पूरा हाइट। तो आप बोलेंगे सर यहां तो हाइट बोले पूरे रेडियस की बराबर की होगी, तो आप लिखेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी mgr। फिर मैं पूछूंगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना। अरे भैया वो नहीं, ये तो बस हल्का सा धक्का मिला ना उसको। यहां याद है मैंने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, है कि नहीं। अगर इनिशियल वेलोसिटी यहां 0 है, क्योंकि हल्का सा स्लाइड करते हुए जा रहा है वो, फिर बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ी है उसकी, है ना। तो बोले इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। अब चलो ठीक है भाई,
मान लो वो यहां तक के आ गया। जब वो यहां तक के आ गया है तो मैं कहूंगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर कितनी हाइट बची है। अच्छा ठीक है, mgh जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फिर जब यहां तक आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप लिखेंगे mg इंटू कैपिटल H, mg इंटू कैपिटल H, है ना। ये हाइट कितनी है, कैपिटल H है ना, तो mg इंटू कैपिटल H। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएंगी फिर, तो बोले अब देखो यहां पर जो काइनेटिक निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो बोले भाई वो आएगी हाफ ऑफ m vb का स्क्वायर, हाफ ऑफ m vb का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, बोले हम डाल देंगे ये वैल्यू। फिर आगे क्या रहेगा, तो हम लिखते हैं यहां पर देयरफॉर mgr इज इक्वल्स टू mgh प्लस हाफ ऑफ m vb का स्क्वायर यानी rg cos थीटा। vb के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, rg cos थीटा। बोले ठीक है, अब आगे क्या, तो बोले इसमें से m और g कैंसिल हो जाते, बचता क्या, कैपिटल R इज इक्वल टू h प्लस हाफ ऑफ m और क्या कैंसिल हुआ, g, r cos थीटा बच गया। अच्छा cos थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखो तुमको यहां पर एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका एडजेसेंट साइड कितना बड़ा है, कैपिटल H, R तो यहां तक के, कैपिटल H, हाइपोटेनियस कितना आएगा, बोले ये क्या है, बोले रेडियस है, तो रेडियस को क्या लिखेंगे, R। तो मैं लिख सकता हूं कि देखो भाई सिंस cos थीटा इज इक्वल टू H अपॉन R, तो आप लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू H प्लस 1/2, रेडियस को R लिख लेना अपन, R कैंसिल हो गया था क्या, चल चल ठीक है, हाँ R मल्टीप्लाई बाय H अपॉन R, ठीक है। फिर उसके बाद ये R और R क्या हो जाएगा, कैंसिल, देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ H, देयरफॉर RH इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ H, देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ R। तो ये कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ R। अब ये कैपिटल H की वैल्यू आई 2/3 टाइम्स ऑफ R। अब हमको स्मॉल h भी निकालना है, तो बोले स्मॉल h क्या आएगा फिर, देखो स्मॉल h विल बी R में से h को माइनस करो। बोले ऐसे कैसे, अरे देखो ना भाई ये पूरा कितना है, R है, और ये कितना है, h, इस पूरे R में से ये h को निकाल दो, बचेगा कितना, स्मॉल h। तो मैं बोले कैपिटल R माइनस स्मॉल h, तो कैपिटल R माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, है ना। तो देखो ऊपर से कैपिटल, अगर नीचे से हाइट गिन रहे तो कितना आ रहा, 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, ऊपर से हाइट गिन रहे तो कितना आ रहा हो, 1/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R यानी कि रेडियस। अब मेरी राय में अब ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखो कि जब भी अब हेमिस्फीयर का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट वो वैल्यू को कोट करना है। अगर ऊपर से हाइट पूछा तो कितना, 1/3 टाइम्स ऑफ R, नीचे से हाइट पूछे तो कितना, 2/3 टाइम्स ऑफ R। समझ में आया क्या, है ना। एक बार फिर बता देता हूं, देख लो एक बार अच्छे से। हम लोग दो पोजीशंस देख रहे हैं, ये पोजीशन पे हल्का सा धक्का लगा हल्का सा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी 0, वो स्लाइड होते हुए गया धर पे यहाँ से कॉन्टैक्ट में छूट गया, कितनी हाइट पे उसने कॉन्टैक्ट छोड़ा हमें वो निकालना है। ठीक है, हम सबसे पहले पोजीशन बी को स्टडी कर रहे हैं। ओके, हम कहेंगे जब आपका ब्लॉक यहां था इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, हमने कहा वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर कहे यार ये वेट को तो दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं अपन, बोले कैसे, देखो ये थीटा है और ये देखो ये लाइन और ये एक अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा mg cos थीटा, ये बनेगा mg sin थीटा। समझ में आया, अच्छा ठीक है, बोले बांट लिया। आगे क्या बोले, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कुल मिला के कितना फोर्स है जो सेंटर की तरफ है, तो आप कहेंगे सर वो mg cos थीटा में से n को माइनस करना पड़ेगा, तो बोले हाँ बिल्कुल mg cos थीटा में से n को हमने माइनस किया। फिर आप बोलेंगे यार वो फोर्स जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो बोले अब कैसा,
तो बोले फिर उसको ऐसा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो mv²/r, ठीक है। फिर आगे कैसा, फिर बोले मेरे को याद आया सर ये पॉइंट पे तो कांटेक्ट लूज हो रहा है, अगर उस पॉइंट पे वो ब्लॉक सरफेस के साथ कांटेक्ट छोड़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, 0। बात समझ रहे ना आप, कांटेक्ट छूट रहा है ना वहाँ पे, टच हट जा रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए। बोले हाँ सर वो 0 हो गया, बचा क्या फिर, बस ये मान बच गया फिर mv²/r = mg cos थीटा। फिर क्या हुआ, तो बोले m और m कैंसर, बचा क्या vb² = rg cos थीटा। मैं वो कभी कभार रेडियस को स्मॉल r लिख दे रहा हूँ, समझ जाना आपने कि वो असल में कैपिटल R है, वो मेरे से गलती से स्मॉल r लिखे जा रहा है। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल के लिख लेना आपने। अब ऐसा है कि ठीक है चलो हमें vb² की वैल्यू पता चल गई, दैट इज इक्वल टू rg cos थीटा। अब ठीक है मेरे पास एक इक्वेशन आ गई vb² की। अब लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। हाँ बोले सही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट A क्या होगा, तो बोले mgh, यहां से पूरा हाइट, बोले यहां से लेकर यहां तक तो हाइट कितना है, कैपिटल R है ना, तो बोले mg कैपिटल R हो जाएगा। बोले हाँ सही है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यार वो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो भैया फिर वो तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। अब जब वो यहां से घसरता हुआ गया तो स्पीड बढ़ चुकी थी, हाइट थोड़ी सी कम हो चुकी थी, अब हाइट कितनी है, तो बोले अब तो हाइट कैपिटल H है, तो बोले अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फिर बोले mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी, तो बोले हाफ ऑफ m यहाँ की वेलोसिटी का स्क्वायर, तो बोले हाफ ऑफ m vb²। अच्छा ठीक है लिख डाले। फिर आगे क्या, यार vb की तो वैल्यू या vb² की तो वैल्यू rg cos थीटा है, और अच्छा ठीक है लिख डालो उसकी जगह rg cos थीटा। हमने देखा यार mg ये हर जगह है mg, तो वो कॉमन निकल के होता है कैंसल, बचेगा क्या r, क्या यहाँ पे h, यहाँ क्या 1/2 r cos थीटा है ना। अब cos थीटा क्या होता है, वो तो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कितना है, कैपिटल H, हाइपोटेनियस कितना है, कैपिटल R, तो भाई लिख दो H अपॉन कैपिटल R, लिखो यहां पर H अपॉन कैपिटल R, तो ये R और ये R क्या हो गया कैंसर, क्या बचा 1/2 टाइम्स ऑफ H, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 टाइम्स ऑफ H, सॉरी 3/2 टाइम्स ऑफ H। फिर ये नंबर को उधर भेज दो, H इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ R। ये तो हाइट हो गई नीचे से। अब अगर मुझे ऊपर से काउंट करना रहा तो क्या, तो बोले R - H है ना, क्योंकि बोले अब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक रेडियस कैपिटल R है, उसमें से अगर इतना टुकड़ा माइनस कर दूंगा तो इतना टुकड़ा बचेगा, तो बोले कैपिटल R में से कैपिटल H को माइनस कर दो तो बचेगा ये, यानी स्मॉल h इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। आई बात समझ में आपको, ये आ गया। अब देखो कभी कभार क्या होता है, कंप्लीट स्फीयर का एग्जांपल देता है, मैं यहां नोट करके लिखता हूं, देख लो एक बार, और बहुत आसान है, आपको ये याद हो गया तो वो भी याद हो गया समझो। कंप्लीट स्फीयर का एग्जांपल देता है कि देखो एक कंप्लीट स्फीयर है, ओके, और यहां से एक ब्लॉक आपने छोड़ा है और बाद में वो यहां से जाके नीचे गिरेगा, पोजीशन ए से छोड़ा है, पोजीशन बी से गिरेगा, तो वो पूछता है भैया आपसे बताओ कि जमीन से कितनी हाइट से छूटेगा फ्रॉम द ग्राउंड। अगर टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है तो पहले तो ये हाइट कितनी होगी, तो बोले ये रेडियस के बराबर होगी, है ना। अच्छा इसके ऊपर कैसा शेप है, इसके ऊपर कैसा शेप है, हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर से अगर मैं पूछूंगा हेमीस्फीयर के लिए, जैसा कि बोलूंगा देखो ये हाइट कितना होगा, कैपिटल H, तो बोले कितना आता है ये, बोले 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R आता है, अभी निकाले अपन ने। तो बोले अगर मैं टोटल हर्स की बात कर रहा हूं तो कैपिटल G इज इक्वल टू R प्लस कैपिटल H, यानी कि R प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, यानी कि 5/3 टाइम्स ऑफ R। कितना हो जाएगा बेटा ये 5/3 टाइम्स ऑफ R। समझ में आया ये। अगर मान लो जमीन से पूछता है बड़े स्फीयर को देकर तो भैया ये आएगा। अगर आप बोलेंगे सर तो बड़ा स्फीयर है ऊपर से हाइट कहेंगे, बेटा वही चलेंगे ना, ऊपर से तो वही है, स्मॉल h इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ R, है ना। मगर नीचे से अगर पूछा तो 5/3 टाइम्स ऑफ R। ये तीन वैल्यूज याद रखो। 5 कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3R प्लस 2R दैट इज इक्वल टू 5R, 5/3 टाइम्स ऑफ R। आया समझ में आपको।
ठीक है, लिख डालो ये। टाइम क्या हो गया? एक एंगल वाला बचा हुआ है और डीपीपी बाकी है अपनी आज की। डीपीपी 2 बोला था ना मैंने, तो ठीक है ना, एक सेशन और लेना ही पड़ेगा कल। तो कल हम लोग एक सेशन और ले लेंगे जिसमें सर्कुलर मोशन टोटल वाइंड अप करेंगे। थोड़ी देर से डीपीपी 3 भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको पूरा डीपीपी 2 तो आज बोला था डिस्कस करने के लिए, प्लस डीपीपी 3 वो भी सॉल्व करके लाना है। और एक बचा है बस इसका एंगल वाला, तो मैं वो लूँगा और कुछ एक आध प्रॉब्लम और नज़र आएगा तो मैं वो भी ले लूँगा। कल इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप करेंगे, है ना। वनडे से अपने को स्टार्ट करना है वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट है उसको 2-2.5 हफ्ते में निपटाने का। बड़ा चैप्टर है बहुत वो, तो 2-1 हफ्ते में पूरा कोलिजन के साथ मेरे को निपटाना है वो। तो 1.5-2 घंटा ऐसा लेक्चर्स लेके चलूँगा मैं इस संडे को। अपन उस संडे को ले लेंगे कंप्लीट सर्कुलर मोशन। कंप्लीट सर्कुलर मोशन मतलब उसमें डायनेमिक्स वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। अभी सिर्फ काइनेमेटिक्स वाला पार्ट था, मगर अब डायनेमिक्स वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, तो मतलब पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन सब 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 अब तक जो पढ़ा है वो आ जाएगा उसमें। कल मुझे डीपीपी सबकी सॉल्व चाहिए, सुन ले रे, कल सबकी डीपीपी मुझे सॉल्व चाहिए, मैं चेक करूंगा। मॉड्यूल से मुझे याद आया पहले 15 क्वेश्चन मैंने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के मैंने होमवर्क दिया था, किए क्या किसी ने सॉल्व? करे, कल चेक करेंगे वो भी अपन, ठीक है। तो मुझे कल ये सारी चीज़ें चाहिए, इंशाल्लाह कल मेरा लेक्चर होगा, बता देंगे आपको ग्रुप पे।